दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों, मैंने इसके पहले पॉलिटी के पाँच छः छः लेक्चर मैंने बनाए हैं, जिसमें कि संवैधानिक विकास और संविधान की प्रमुख विशेषताएं वो सभी उसमें मैंने कवर किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोज़ देख लीजिए। उन वीडियो को देखने के बाद उसकी प्लेलिस्ट भी है, चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख के आपकी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप उसको पहले देख लीजिए और फिर इसको देखिए। इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने जस्ट संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बताई थी। उसमें से 5 विशेषताओं तक मैंने बता दिया था और आज छठवीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो छठवीं जो विशेषता है वो क्या है? वो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का में समन्वय। दोनों में समन्वय की बात कही गई है। किसमें? एक संसदीय संप्रभुता में और सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायिक सर्वोच्चता में। कैसे? वो देखिए, बताता हूँ मैं आपको। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि आप हमने जो संसदीय व्यवस्था ली है वो ब्रिटेन से ली है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था जो है कहाँ से लिया है हमने? ब्रिटेन से। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं, क्योंकि हम उससे परिचित थे और हमें उसको अपनाने में ज़्यादा समस्या नहीं हुई और वही हमें सही भी लगी। हमारे जो तत्कालीन परिस्थितियों और वो सब को देखते हुए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने यही विचार किया और यही उचित समझा कि संसदीय व्यवस्था ही लेना उचित रहेगा। तो उस चीज़ को आगे देखते हैं। जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। आपको पता होगा, मैंने पिछले उस लेक्चर में बताया भी था कि यहाँ भारत में ब्रिटेन में जो संसद है वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो कुछ भी कर सकती है। उसकी जो शक्तियाँ हैं ब्रिटेन के संसद की, वो असीमित हैं एक प्रकार से। उस पर किसी की रोक टोक नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, भारतवर्ष में क्या है कि आपको न्यायपालिका का एक आप कह सकते हैं कि एक नज़र रखे हुए न्यायपालिका वो गलत काम या कुछ ऐसे कोई निर्णय या ऐसा कोई नियम या ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि नागरिकों के मूलाधिकार पर अतिक्रमण करे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत भी है, जो कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से ही प्रेरित है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। विधि की नियत प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आपको जो उसकी जो विधि बनी हुई है, वहाँ पर जो विधि बनी हुई है वो आप उसके हिसाब से काम करिए। उस पर वो वहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है उस पर वो कुछ नहीं कहता। अगर वो विधि बनी हुई है उस पर वैसा ही काम करना है आपको, तो वो उस पर आप काम करिए, उसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन भारतवर्ष में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहने का मतलब ये है, जो अनुच्छेद 21 में हम लोगों का जो इसके जीवन की स्वतंत्रता और ये सब सारी मूलाधिकार जो दिए दिए गए हैं, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप विधि भी कोई ऐसा बना रहे हैं यहाँ पे भारतवर्ष में, वो भी कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुच्छेद 21 में दिए गए मूलाधिकारों का हनन हो रहा है, उससे उससे कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। तो ये इस मामले में अलग है अमेरिका से। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को जो है प्राथमिकता दी। एक ओर जहां सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी समीक्षा
की शक्तियों के तहत संसदीय, एक मिनट, संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। बताया गया है कि अगर कोई नियम या कोई कानून या कुछ ऐसा एक्ट आता है जो कि मूलाधिकारों को प्रभावित करता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। लेकिन वहीं ये भी कह रहे हैं कि ये संसद जो है वो बड़े संविधान में एक बड़े भाग में संशोधन भी कर सकती है, उसको अधिकार है ये। ठीक है, तो दोनों में समन्वय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट विशेषता जो है वो है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसा कि आपको पता है कि एकीकृत का मतलब ये होता है कि ये ऐसे है, नीचे यहाँ पे जैसे ये जिला जिला न्यायालय हो गए, ठीक है, ये फिर उसके बाद ये स्टेट के ये हाई कोर्ट हो गए, और फिर टॉप पे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये एकीकृत है, कहने का मतलब है नीचे से लेकर के ऐसे ऊपर जाते हैं। जो अपने यहाँ जो न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है वो, और स्वतंत्र है, एकीकृत है, स्वतंत्र और एकीकृत है। तो कहने का मतलब ये है कि उस पर किसी का प्रेशर नहीं, दबाव नहीं है कि किसी के अंडर में कोई काम किसके अंडर में काम नहीं करती। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं वो, और फिर जिला न्यायालय। तो ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, वही इसमें बताया गया है। देखिए, भारतीय संविधान कि एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे जिला अदालत व निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। ठीक है, दोनों तरफ से। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। वहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों के जो नियम या कानून है वो न्यायपालिका देख सकती है, लेकिन वहाँ पर अलग है। वहाँ पे जो संघ है उनका, केंद्र जिसको कह सकते हैं आप, केंद्र में जो नियम कानून बनेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय जो केंद्र की न्यायपालिका है वो देखेगी, और जो राज्य राज्य का है वो राज्यों को देखेगी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे न्यायाधीशों के कार्यकालों की सुरक्षा। अभी न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो बताइए आप, प्रश्न कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, उनका उनकी जो मैक्सिमम मिनिमम तो एज नहीं होती है, मैक्सिमम एज बताइए कि कब तक वो रह सकते हैं। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें। भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत के कामकाज पर रोक। अवमानना के लिए दंड शक्ति कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखता है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने के लिए आर्टिकल 51, ठीक है, ये 51 नहीं, सॉरी 50, आप इनकी स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, और भी है, जब मैं आर्टिकल आपको बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि न्यायाधीश से रिलेटेड जो भी हैं, न्यायपालिका से रिलेटेड जो भी ये नियम कानून या खर्चे ये सब है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र हैं। इनको इनको किसी भी तरीके का किसी का हस्तक्षेप नहीं है उसमें। इनके जो पेमेंट हैं, इनकी जो सैलरी वगैरह है वो सब संचित निधि से दी जाती है। जैसे संचित निधि का मतलब ये हुआ कि आप उसमें काट छाट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही न्यायाधीश के कामों पर आप संसद इसमें कार्यपालिका में कहीं चर्चा कर सकते हैं, संसद में कहीं चर्चा नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब वो अपने आप को स्वतंत्र इनको रखा गया है संविधान में। ठीक है, अभी आते हैं मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, जो अगली विशेषता है अपने संविधान की। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकारों की का वर्णन किया गया है। पहले 7 थे,
सातवां जो एक हटा दिया गया वो था संपत्ति का अधिकार। वो पहले था, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे हटा दिया गया, उसको वैधानिक कर दिया गया। कहने का मतलब उसको मूल अधिकार से उसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, ये सब क्यों हुआ, वो सब आगे चर्चा में आएगा। तो मूल अधिकारों की बात करते हैं तो कितने प्रकार के जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस अनुच्छेद तक हैं वो देखिए। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, आर्टिकल नंबर 32। याद रखिएगा, ये लिस्टिंग में आ जाता है, ये मैच करने के लिए आता है, प्रश्न पूछा गया है ये, तो याद रखिएगा आप। ये समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29-30। ये बेसिकली अपने इनके ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, ये 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32। तो ये 6 मूल अधिकार हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न आता है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ ले सेंटेंस में तो याद रखिएगा कि राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना है मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। वैसे हाई कोर्ट जो है उनको भी अधिकार दिया गया है, आर्टिकल नंबर 226, अनुच्छेद 226 के तहत उनको भी अधिकार दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, तो याद रखिएगा। ये मैंने कुछ नोट्स इसमें नोट कर लिया था, ऐसे बनाया हुआ है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। रूल ऑफ जो लॉ है वो ब्रिटेन से है, और रूल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि मैंने अभी बताया आपको, अमेरिका से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी जो मूल अधिकार हैं वो स्थगित कर दिए जाते हैं। तो 21, 20 और 21 वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, आपातकाल बताऊंगा तो भी बताऊंगा, और ऐसे भी आपको आगे पता चलेगा, मूल अधिकार जब पढ़ाए जाएंगे तब भी बताया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहाँ थे हम लोग, हाँ, इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाते हैं मूल अधिकार के लिए कि हमारा मूल अधिकारों का हमारे अतिक्रमण हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। रिट, वो रिट कितने प्रकार की होती हैं, वो रिट होती हैं 5 प्रकार की। ठीक है, तो उसमें देखिए कौन कौन सी रिट जारी कर सकता है वो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो आगे डिटेल से है पूरा, यहाँ पे आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। आगे जब मूल अधिकार पढ़ाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको एकदम विस्तार से बताएंगे। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेषण, जिसे अभिलेख या रिट जारी करना कहते हैं। मतलब वो ये रिट जारी कर सकता है कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट और अपना उच्च न्यायालय, दोनों दोनों सेम ये रिट जारी कर सकते हैं, यही रिट जारी ही करते हैं। ठीक है, हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी हैं। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है। 2 वाक्य आपको दे देंगे, एक में पूछ लेंगे कि संसद इन्हें संशोधित कर सकता है कि नहीं, या ऐसे करके दे देगा ये अपरिवर्तनीय हैं कि नहीं। अब आप बताइए इसमें से सत्य कौन सा है और
कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। तो उस तरीके से ऑप्शन बना के दे दिया जाता है प्रश्न। बहुत बार प्रश्न ऐसे बना है, पूछा गया है ऐसा। तो याद रखिएगा आप कि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में जरूर आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी हैं। और संसद जो है इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से नॉर्मल इसमें आप कटौती नहीं कर सकते हैं। संसद या कोई नियम ऐसे ही कोई नियम बना दिया किसी के उससे मूल अधिकार किसी का हनन हो रहा हो, तो वैसे नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना भी है, इसमें घटाना बढ़ाना है, तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा उसके लिए, और वो भी आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत। तभी आप इसमें कुछ घटा या बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही संविधान लिखा हुआ है यहाँ पे कि संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है या इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो 20 और 21 को छोड़ करके बाकी के जो मूल अधिकार हैं उनको स्थगित किया जा सकता है। कौन से मूल अधिकार? जो मैंने ऊपर अभी बताया आपको 5-6 मूल अधिकार। तो उनमें से ये 20 और 21 ये छोड़ करके अनुच्छेद जो इसके अंतर्गत आते हैं, इन अनुच्छेदों के अंतर्गत उनको छोड़ करके बाकी सभी को निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। 9वीं विशेषता क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिनको बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। तो इसे क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। कहने का मतलब ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको 3 भागों में, एक सामाजिक, फिर गांधीवादी और उदार बौद्धिक, ये 3 भागों में हैं। आगे जब मैं बताऊंगा इनको तो आपको 36 से लेकर के 51 तक ये हैं टोटल जो डीपीएसपी हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक। तो इनमें से कुछ सोशल, सामाजिक, कुछ जो है गांधीयन प्रिंसिपल कहे जाते हैं। उनके नेचर के हिसाब से, जब उनको अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका एक पूरा चैप्टर है, तो उनके नेचर के हिसाब से उनको इन 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, लास्ट जो है ये उदार बौद्धिक। तो ये 3 पार्ट में हैं, उनको बताऊंगा मैं आपको क्या क्या है वो, कैसे कैसे, तो पता चल जाएगा आपको। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ये देखिए, नीति निर्देशक तत्व, ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये, और ये बड़ा ही अच्छा वो है प्रश्न। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको। ये देखिए, सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो इनका मेन मोटो क्या है? वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्थापना करना, हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि मूल अधिकार, हमने पढ़ा कि मूल अधिकारों का अगर हनन होता है या कुछ भी उनके ऊपर उनके अतिक्रमण होता है, तो उनको हम उनके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो कानून, ये जो डीपीएसपीज हैं, इन पे कोई ऐसा ये नहीं है, बाध्यता लागू नहीं है। ठीक है, कि आप नहीं लागू हुआ तो चले गए, क्योंकि ये राज्य यानी सरकार, देश के संसाधन और उसकी आर्थिक स्थिति और इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो बहुत सारे जो राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, उनके बेसिस पे बहुत सारे नियम भी बने, कानून भी बने। वो आगे बताऊंगा मैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे पंचायत का है इसमें, तो आर्टिकल 19, ये अनुच्छेद
आर्टिकल 40, ठीक है, पंचायत से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा कि पंचायतों को 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। और अब देखिए आप, मतलब किस तरीके से पंचायती राज चल रहा है, काम कर रहा है। तो बहुत सारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत हैं, उनको लागू करना मतलब ये कंपलसरी नहीं है, वो राज्य के ऊपर है, राज्य के ऊपर निर्भर करता है। राज्य की परिस्थिति, स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या है, उन सब चीज़ों पर काम करके, उन सब चीज़ों को देख करके तब ये लागू किए जाते हैं, ठीक है। वह देखिए, संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं, या देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय, हाँ, इनका मेन उद्देश्य ये भी मतलब ये है कि जब आप कोई नियम कानून बना रहे हैं तो इन सिद्धांतों को अपनाएं, इनके हिसाब से बनाइए, तभी तो कल्याणकारी राज्य बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, ठीक, इनका क्या है, नैतिक कर्तव्य है। इनकी पृष्ठभूमि इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। देखिए, मिनर्वा मिल्स मामले, संवैधानिक विकास में या संविधान का जो विकास हुआ है, उसके अलावा जब संविधान बन गया तो भी उसमें बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। उन सब में बहुत बड़ा रोल है इन मामलों का। जैसे कि केशवानंद भारती मामला आपने सुना होगा, जो भी तैयारी करता है या जो भी है, वो केशवानंद भारती मामला, ये मिनर्वा मिल्स, ठीक है, उधर क्या 1951 में जो कई सारे मामले हुए हैं, तो इन सब मामलों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ निर्णय देता है, कुछ न कुछ चीज़ें वो बताता है, या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं जो संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन सिद्धांतों, उन मामलों को एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, कौन सा क्या क्या सिद्धांत, मामला कौन सा किससे संबंधित है, क्या हुआ उसमें, क्या निर्णय हुआ है, वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखते हैं उसको, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आप देखिए, जैसे इसमें मिनर्वा मिल्स मामले में क्या क्या महत्वपूर्ण क्या रहा था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, क्या कहा था, कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज़ जो लिखी गई है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान प्रश्न बना देगा उसमें कि संविधान की नींव किस सिद्धांत, किस संतुलन पर रखी गई है, तो क्या ऐसे कुछ प्रश्न बना देगा। तो आप उसको याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को मिलाकर, कहीं एक दो या अलग अलग करके दे देगा तो नहीं, दोनों को जहां एक साथ रहेगा तभी उसको आप टिक लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य, अगली जो विशेषता है, अभी हम विशेषताओं में बढ़ रहे थे आगे, तो मौलिक कर्तव्य देखिए। मौलिक कर्तव्य, अब संविधान में सब कुछ दिया गया है, मूल अधिकारों की बात की गई है और नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, तो मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। देखिए, इसमें मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ तब ये नहीं था, ठीक है। ये आपको 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू हुआ, ठीक है। इसमें आप याद रखिएगा, ये अभी प्रश्न आया था, किस समिति के रिकमेंडेशन पर ये संविधान लागू हुए, तो वो भी याद रखिएगा आप कि वो किस समिति के उस पर लागू हुआ था, ठीक है। तो ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान इनको शामिल किया गया था। ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर लागू हुए हैं, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो 1975 में, ये 75 से 77 के दौरान में जो आपातकाल लगा था, उसी के दौरान ये शामिल किया गया था, ठीक है। तो शुरुआत 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। उस समय कितने थे, 10 थे, अभी कितने हैं, 11 हैं। ये 11वां कब जोड़ा गया, ये 2002 का जो 86th अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से जोड़ा गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
मैं सारा संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं शुरू से लेकर अभी तक जितने भी हुए हैं 105 संविधान संशोधन हुए हैं, तो उनमें से सारे तो नहीं, जो महत्वपूर्ण हैं और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, हाल ही बनाऊंगा जल्दी ही, उनको आप देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस संविधान संशोधन से कौन सा प्रावधान जोड़ा गया या हटाया गया। ठीक है, संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक अनुच्छेद 51 का यानी कि अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। ठीक, इसके तहत प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे इत्यादि। मौलिक कर्तव्यों को नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश और एवं अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अधिकार ही चाहिए, आप अपने कर्तव्य को भी जानिए। ठीक है, तो आप उन कर्तव्यों को जानिए, तभी सर्वांगीण विकास होगा। अन्यथा सिर्फ आप अधिकारों के लिए सिर्फ लड़ाई ही नहीं करना है, आप अपने अधिकार को भी जानिए और उनका निर्वहन भी करिए, उनका पालन भी करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बता रहे हैं इसमें। ठीक, तो आगे नेक्स्ट जो अगली विशेषता जो है वो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है वो देखिए। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। एक्चुअली ये पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, और धर्मनिरपेक्ष तो ठीक है लेकिन ये पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। देखिए, धर्मनिरपेक्ष भी ये शब्द जो जोड़ा गया है ये 42वें शुरुआत में नहीं था। ये अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको जो प्रस्तावना दिखेगी ये पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था। 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें 3-4 चीज़ें जोड़ी गई हैं। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन, और ये बहुत जगह काम आएगी, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976, उसके द्वारा क्या क्या जोड़ी गई? सोवरेनिटी, SSID, सेकुलरिज्म, सोवरेनिटी, आई फॉर इंटीग्रिटी और D फॉर ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ की बात अभी मैंने किया ना, वो मौलिक कर्तव्य वो है। तो SSI यानी कि सेकुलर, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, ये 4 चीज़ें जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ी गई। तो आप याद रखिएगा SSID, ये याद रहेगा, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो उसको। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, ये बताया कि वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा व अर्चना, विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून के समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। 15 में क्या है कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, 15वें में है। 16वें में क्या, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। ठीक, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने और उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार होगा, ये अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार, ये 26 में। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार करने की किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 27। किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 29।
अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 30। तो ये याद रखिएगा, एक ब्रीफ में दिया हुआ है, आगे जब मैं बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा तो उसको भी पूरा कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखते हैं, आगे देखते हैं, 11 तक ही रखते हैं, उसके बाद और कितना बच रहा है इसमें देखिए, तो काफ़ी है, मैं इसको 11 तक रखता हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर पूरा करूँगा। ठीक है, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा, ये अनुच्छेद 44, ये DPSP है। ठीक है, UCC जिसको आप पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 44। धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी अवधारणा चर्च और राज्य राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। वहाँ पर क्या है, जो वेस्टर्न, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ और उधर के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या है कि वो एकदम अलग ही अलग, कोई मतलब नहीं है उनको चर्च और इससे, राजनीति से। लेकिन भारत में क्या है, भारत में देखिए, यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। धर्म, यहाँ पे एक धर्म तो है नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी, ये सब बहुत सारे धर्म हैं। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों के समान आदर, सभी धर्मों के समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये है कि आप एक धर्म को मानिए, ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आप दूसरे धर्म के व्यक्ति को आप बाध्य करेंगे कि आप नहीं, ये आप मेरा धर्म मानिए, ये जो सेकंड नंबर का व्यक्ति है, तो फिर वो गलत बात है, उस पर फिर राज्य जो है हस्तक्षेप करेगा। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, उनका कोई ये नहीं है कि उनका धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब तभी होता है जब आप किसी व्यक्ति को जबरन या किसी समुदाय को जबरन आप उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो राज्य हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। तो ये 11 विशेषताओं तक हमने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद हम 12 से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। नए हैं आप अगर इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।